जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू खूंगा अकेडमी। सभी दोस्तों का खूंगा अकेडमी भाई स्वागत है। तो आज हम दोस्तों करने वाले हैं क्लास 2 और रीजनिंग में हमने पहला टॉपिक लिया था दोस्तों। हमने पहला टॉपिक लिया था जिसका नाम था एनालॉजी, और इसी का हम आज इसी में हमने पहले तो कर ली थी क्लास में। सिंपल हमने देख लिया था क्लास में, जो हमने पहली क्लास में किया था वो था अपना वर्ड एनालॉजी। ठीक है, अपनी वर्ड एनालॉजी के बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके आगे और भी क्या चीज़ें होती हैं, क्या पूछी जाती हैं, मैंने इस पर डिस्कस किया था। तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल भी रही होगी और मज़ा आ रहा होगा बिल्कुल तैयारी करने में, क्योंकि हमारा सपना है भाई आर्मी में जाने का और सपने को टूटने नहीं देना है। तो लगना है बहुत ही, ये कहते हैं ना, पूरी ताकत, जितनी अंदर हमारे ताकत है उतनी ताकत से तैयारी करनी है और एक बार ही मेहनत करनी है। और एक बार मेहनत के बाद हमारा जब सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल रेस्ट में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी अगर थोड़ा सा कमज़ोर पड़े, क्योंकि बहुत लड़के ये होता है ना, जैसे ही फॉर्म होंगे फिल करेंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा, ऐसा नहीं। जिसको सिलेक्शन लेना है वो तैयारी दोस्तों अभी से करना शुरू करता है और हमें अभी से लगना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एनालॉजी की, जो मैंने बताया था ना, एनालॉजी में क्या क्या पूछा जाता है किस टाइप में, तो एनालॉजी 3 टाइप मैंने बताया था। एनालॉजी जो है वो 3 तरीके से पूछी जाती है। पहला मैंने टाइप बताया था इसका, जो पहला टाइप था वर्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड एनालॉजी जो हमने डिस्कस कर लिया था। एंड इसी का सेकेंड पार्ट होगा जो नंबर एनालॉजी हम बताने वाले हैं, और नंबर एनालॉजी के बाद में नंबर एनालॉजी, ठीक है, नंबर एनालॉजी। एंड थर्ड पार्ट इसी का होगा अल्फ़ाबेट, और फिर अल्फ़ा न्यूमरिक इसी में हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट या लेटर एनालॉजी जो भी कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, हमने केवल वर्ड एनालॉजी के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो अपने आप में थे। शायद उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम टाइम में, अगर नहीं आता तो कम से कम हमें लॉजिक पता चल चुका है। सेम लॉजिक पर हमें क्वेश्चन कैसे आंसर निकालना, मैंने हर एक चीज़ सिखाई थी। और आज इसी पे हम बात करने वाले हैं नंबर एनालॉजी पे। और इस पे चलने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। ठीक है, कि क्या क्या लॉजिक लगाना है क्वेश्चन में आ गया तो कैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 31, इससे पहले 30 क्वेश्चन हमने वर्ड एनालॉजी के किए थे। ठीक है, 1 से 30 जो क्वेश्चन थे वो वर्ड एनालॉजी के हमने किए हुए थे, वर्ड एनालॉजी। और आज इसे हम करने जा रहे हैं नंबर एनालॉजी। ठीक है दोस्तों, तो नंबर एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैथ्स जैसे ही है, मैथ की कुछ बेसिक चीज़ें जो तुमने पढ़ी होंगी वहाँ ये अप्लाई होंगी। ठीक है, जैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, इतना बेसिक क्वेश्चन है, और लेकिन फिर भी कुछ लड़के इन क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, क्योंकि वो ये होता ना कि इतनी बहुत अच्छे से 10th तक हम पढ़ते नहीं हैं, तैयारी करते नहीं, फिर उसके बाद 10th के बाद फिर एज होते होते पता लगा वो चीज़ें हमें आती भी थी, घर की प्रॉब्लम में या कैसे भी चीज़ों में फंसे रहे जहाँ हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी नहीं थी। और आज टाइम होता है और टाइम हमारे पास बहुत कम होता है तैयारी का, एज भी लिमिट होती है। तो उतने ही एज लिमिट के अंदर जो पढ़ने वाले अच्छे होते हैं उनको हमको अगर पीछे करके आगे आना है तो थोड़े टाइम में ज़्यादा मेहनत मांगती है। भाई सिलेक्शन क्या मांगती है कि कम टाइम में भी बहुत मेहनत की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझो तो बहुत आसान, मैंने बता दिया, ये 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 है। तो ऐसे ही 9 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 81। बहुत ही सिंपल था, 81 आंसर आ गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैंने एक चीज़ सीखी कि हमको क्या आना चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि निकालना नहीं है, स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए। अब कोई लड़का होगा कि 25 कैसे आएगा जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो कोई लड़का डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करके 45 बोल सकता था, लेकिन 45 क्या होता, ऑप्शन नहीं था। तो इसके लिए फिर वो दिमाग लगाता है, ऐसा तो नहीं 9 को ही सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देता। और जिनको याद है वो सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 81। अब स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, यानी कि वर्ग हमें याद होने चाहिए, इनको वर्ग बोलते हैं भाई। तो वर्ग हमें याद होने चाहिए। वर्ग बहुत से बच्चों को वर्ग पता नहीं होगा, स्क्वायर निकालते कैसे हैं, तो वो भी एक बार हम बता दें। वर्ग का मतलब होता है 1 की पावर अगर 2 है तो 1 मल्टीप्लाई 1, यानी उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 जा 1 होता है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 4 होता है। 3 का निकालना है
तो 3 मल्टीप्लाई 3 कर दो, ठीक है, तो 9 आता है। तो ऐसे करते करते जो भी आएगा हमको कम से कम हमें याद कितने रखने, तो 1 से लेके 30 तक, यानी 1 से लेके 30 तक कम से कम, नहीं 30 तो कम से कम 25 तक तो याद ही हो जाए। इससे ही होता है कि हमें चीज़ें तो आसान हो ही जाती हैं और साथ के साथ एग्जाम के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा रोल है तुम्हारी अपनी मैथ में और रीजनिंग में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड देखें तो इसमें क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड में अगेन देखो 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 11 अगर किया जाए तो कितना आता है, 121 आता है। और इससे क्या लाया जा सकता है, तो 16 का स्क्वायर अगर देखें तो 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। आंसर मिल गया। और कल को एग्जाम के टाइम मान लो इसमें 256 ना दिया होता, एग्जाम के टाइम 256 ना होता और इसकी जगह ऑप्शन कुछ और दे देता, ऑप्शन वो क्या दे देता, वो ऑप्शन ऐसे दे देता 176, तो आंसर 176 कैसे करेक्ट होगा। यानी कि 11 को मल्टीप्लाई 11 से किया तो 121, तो हो सकता है वो 16 को भी 11 से मल्टीप्लाई करके आंसर कर रहा हो। 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 और प्लस 6 76, तो 176 ऐसे भी होता। यानी दोनों कंसेप्ट हमें लॉजिक पता होना चाहिए। बाकी यहाँ तो स्क्वायर का लॉजिक लग रहा था, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हो सकता है स्क्वायर का ना लगा करके लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई 11 से 121 और यहाँ 16 का मल्टीप्लाई 11 करके वो आंसर 176 चाह रहा हो। लेकिन लड़के ना उसमें ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते उनके दिमाग में ना ये 6 का क्यूब, ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, और 6 का क्यूब पर टिक लगा के आ जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। ऐसे ही ये 12 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये किसी का ना स्क्वायर है और ना ही किसी का क्यूब है। तो ये एक 6 का क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर ये होता है 256, ठीक है। तो हमने बता दिया कि स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल है, साथ के साथ स्क्वायर के साथ साथ यहीं पर क्यूब्स का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। यानी कि घन, और घन तुमको कम से कम 1 से लेके 15 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 10 तक तो पक्का ही पक्का याद होनी चाहिए, मिनिमम 10 तक, नहीं तो 1 से थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो, टाइम है अगर तुम्हारे पास ज़्यादा तो 1 से लेके 15 तक आसानी से याद करिए। और ये 5 क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पाँचों क्वेश्चन को एग्जाम के टाइम करेक्ट किया जा सकता है और इतने बेसिक सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और करेक्ट करने का मतलब है कि तुमने 5 क्वेश्चन करेक्ट किए तो सीधा सीधा 10 मार्क्स हो गए। ये फ्री के नंबर हैं, थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं रीजनिंग, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि थर्ड क्वेश्चन आज का, और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है देखते हैं। कह रहा कि 5 का रिलेशन 122, यानी कि 5 का रिलेशन 22 से कैसे होगा, और जो यहां से लॉजिक अप्लाई करेंगे वही 8 का रिलेशन जो आएगा वो यहां पर क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, ठीक है। तो हमने कहा 5 का 22 से रिलेशन कैसे निकालें, क्या हो सकता है। तो अगर ध्यान से देखें तो या तो लॉजिक में, लॉजिक क्या क्या दिमाग में क्या क्या तुम्हारे आना चाहिए, लॉजिक नंबर 1, ठीक है। लॉजिक 1 देखो, हो सकता है किसी दिमाग में बच्चे की ये आ जाए कि सर 5 4 जा 20 और +2 और 22 हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा 8 4 जा 32 +2 कर दो, तो क्या हो सकता है 34। सर इसमें तो ऑप्शन है नहीं, हमने कहा लॉजिक सही था लेकिन फेल हो गया, ठीक है। आगे लॉजिक 1, लॉजिक नंबर 2 ऊपर लिख दे रहे हैं, यहां समझते जाओ। क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है लेकिन मैं समझा रहा हूं कि ये लॉजिक एग्जाम के टाइम तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। लॉजिक नंबर 2, हो सकता है ये 5 का मल्टीप्लाई तो 4 किया हो, +2 भी किया हो सकता है ये 5 से जस्ट पहले, 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, तो जस्ट 5 से पहले 4 आता है, 5 4 जा 20 और 2 ऐड करके 22 किया हो। तो ऐसे ही 8 से जस्ट पहले 7 आता है, +2 कर दो, तो कितना आएगा, 8 7 जा 56 +2 कर दो तो 58 होता है। सर अभी भी ऑप्शन नहीं मिला, हमने कहा ये भी लॉजिक फेल है, लेकिन लॉजिक अपने आप में करेक्ट है, लॉजिक अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने कहा और भी कुछ हो सकता है क्या, तो देखते हैं। तो एक लॉजिक के साथ जो आंसर आया है वो 5 का स्क्वायर 25 होता है, -3 कर दो तो 22 आता है। 5 का स्क्वायर 25 -3 कर दो तो कितना आता है, 22 आता है।
ऐसे ही 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 जा 64, -3 कर दो कितना आता है, 61 आता है, 61 आता है। इस बार देखो हमारे पास आंसर मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैंने लॉजिक बता दिए, लॉजिक एक ये बता रहे थे, एक लॉजिक ये बता दिया, और जिससे आंसर आना था ये थर्ड लॉजिक था। ठीक है, और भी कुछ हो सकते हैं जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, लेकिन उससे आंसर हमारा आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 34th क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 26 का रिलेशन, बहुत आसान है, 26 का रिलेशन कह रहे हैं जो 5 से है। अभी हम केवल स्क्वायर्स के लॉजिक पर चल रहे हैं। एंड 65 का रिलेशन क्या होगा? तो अगर हम देखें इस 6 का और 26 का और 5 का रिलेशन क्या है, तो देखो अगर ये 5 कैसे आ सकता है, तो हमने कहा ऐसा तो नहीं ये 26 की जगह ये 25 प्लस 1 लिखा हो। 25 प्लस 1 26 होता है, और ये 26 में ये 25 अगर निकाला जाए तो ये 5 का स्क्वायर होता है। तो हो सकता है ये 5 का स्क्वायर, ये ना डायरेक्ट 5 का स्क्वायर किया गया होगा, और +1 करके इधर की साइड क्या लिखा गया होगा, 26 लिखा गया होगा। तो यहां किसी ना किसी का स्क्वायर +1, तो 8 का स्क्वायर और +1 के फॉर्म में ये था, तो 8 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर 8 आ जाएगा। यानी पिछला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। यहाँ 5 का ही स्क्वायर -3 था, 8 का स्क्वायर -3 किया। इस वाले क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर आगे नंबर लिख दिया ना जिसका स्क्वायर करना था, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, +1 के फॉर्म में लिखा है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन +1 करके मैंने लिखा है। तो स्क्वायर के साथ वो कुछ भी प्लस लिख सकता है, कुछ भी माइनस लिख सकता है, लेकिन स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तुम्हारे लिए स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए स्क्वायर तुम्हें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इसको देखते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखो 3 का रिलेशन जो 16 से है, 3 का रिलेशन जो 16 से है, वही 7 का रिलेशन हमें बताना है क्या हो सकता है। 3 का रिलेशन और 7 का रिलेशन। ठीक है, तो लॉजिक देखते हैं। लॉजिक नंबर 1 देखो, अगर लॉजिक नंबर 1 देखें तो क्या हो सकता है भाई, लॉजिक एक, किसी के दिमाग में आएगा सर 3 को ना मल्टीप्लाई किया गया होगा, 3 5 जा 15 और +1 करके 16 आया होगा। हमने कहा बात तो सही है तुम्हारी। तुमने कहा ऐसे ही 7 को भी 3 से 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 होता है, लेकिन +1 करो तो 36 आता है। तो इस बार देखो आंसर मिल गया, इस बार आंसर हमें क्या मिल गया आसानी से। ठीक है, एक तरीका तो ये था, और आंसर मिल गया है। डायरेक्ट हमने क्या किया, 3 5 जा 15 +1 16, 7 5 जा 35 +1 36, ऑप्शन मिल गया। ठीक है, हो सकता और किसी आंसर से लॉजिक से आए। हमने कहा ये भी तो हो सकता है लॉजिक 2, लॉजिक 2, लॉजिक 2 में ये बताओ 3 रिलेटेड टू 16 जो लिखा है, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? कहोगे सर 3 का नेक्स्ट नंबर ना 4 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। देखो 16 लिखा है। ऐसे ही 7 का रिलेशन क्या होगा? तो हमने कहा 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 8 होता है। जैसे 3 का नेक्स्ट 4, 4 का स्क्वायर, तो 7 का नेक्स्ट 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, 64 भी होना चाहिए। तो आंसर हमारे पास 64 भी लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर देखो यहां पर मैंने क्या बताया है, लॉजिक एक तो ये बता दिया, एक तो लॉजिक की बताया, इससे भी आंसर करेक्ट। 3 5 जा 15 +1 16, 7 5 जा 35 +1 36, ये भी लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। लॉजिक इसके अकॉर्डिंग जाए, लॉजिक 2 में दे रखा है, मैंने कहा 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 4 का स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही तुम्हारा 7, 7 का नेक्स्ट 8, 8 का स्क्वायर कर दिया, 64, दोनों से आंसर आ गया। ठीक है, और भी देखते हैं कुछ अगर निकल आता है। देखो 2 आंसर, और एग्जाम के टाइम 2 आंसर आ गए। अब सर तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग है, क्या करें? या फिर दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं तो क्या करें, इस पे डिस्कस अभी करते हैं। तो आगे और देख लेते हैं किससे और ला सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है 3 के साथ साथ 3 का स्क्वायर, नहीं 3 का स्क्वायर है ना, तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो गलत हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 का डबल करेंगे 18, तो ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल 2 करते हैं। अब 2 में सर कौन सा आंसर सेलेक्ट करें? तो परफेक्ट आंसर हमें ये वाला लेना पड़ेगा, रीजन। अब समझो, अभी मैं बताता जाऊंगा। तो यहां पर एक बात याद रखना, किसको किसको ये कहते हैं ना थोड़ा सा, किस पे हमें सबसे पहले किस आंसर पर जाना चाहिए, लॉजिक अगर ऐसे लग रहे हैं तो
सबसे पहले अगर स्क्वायर एंड क्यूब का रूल लगता है, ठीक है, स्क्वायर या क्यूब्स का लॉजिक लगता है, तो हम मल्टीप्लाई वाला बाद में जाएंगे, ठीक है। ये पहले इस पे हमको इसको थोड़ा सा ये कहेंगे ना, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। स्क्वायर एंड क्यूब्स वाले के बाद अगर ये नहीं मिलता तब इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। साथ के साथ अभी आगे तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम मिलेंगे, विभाज्यता के नियम, ठीक है, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस या माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस या माइनस या डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी हो। साथ के साथ डिविजिबिलिटी का यानी विभाज्यता का नियम के साथ फिर यहां पर देखेंगे ऑड एंड इवन, और ऑड एंड इवन। उससे पहले कुछ प्लस माइनस डायरेक्ट हो सकता है, वो सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा इन दोनों में तुम्हें ज्यादा जो ये कहता है ना मजबूत, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लॉजिक लग रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक जो होगा उसका इसका आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आंसर ही करेक्ट है। एग्जाम में वैसे ज्यादातर कोशिश की जाती है कि ऑप्शन मैच ना करें कोई दूसरे लॉजिक से, ठीक है, लेकिन ऐसा अगर कभी आ जाता है तो ये इस पे हमें टिक मारना है। बात समझ आ रही है? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36। अब देखो अगर यहां पर 7 का स्क्वायर लॉजिक लगेगा क्या? स्क्वायर से नहीं, तो 9 के स्क्वायर से कुछ लॉजिक लगेगा क्या, देखते हैं। हो सकता है ये 7 का स्क्वायर, देखो लॉजिक यहां पे लिख देते हैं, लॉजिक 1। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि जिससे तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें बैठती जाए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और प्लस 7 कर तो कितना आता है? प्लस 7 कर तो 56 आता है। ऐसे ही 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 81 करके प्लस 9 कर दो 90 होता है। सर ऑप्शन नहीं है, लॉजिक एकदम करेक्ट है, लॉजिक में कोई डाउट नहीं, लेकिन लॉजिक अब क्या करें सर, ऑप्शन तो है नहीं, तो मेरे को कोई बात नहीं। चलो दूसरा देखते हैं। लॉजिक एकदम करेक्ट है लेकिन आंसर हमारे पास नहीं। लॉजिक 2, ये लॉजिक इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं जिससे तुम्हारे एग्जाम के टाइम में ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किससे किससे आंसर निकाला जाए। दूसरा वाला लॉजिक अगर लगाएं तो 7 को डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया। 9 मल्टीप्लाई 8 करो, 9 8 जा 72 होता है। इस बार देखो आंसर मिल गया 72, यानी कि डायरेक्ट हम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम, जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि वहां पर डायरेक्ट हो सकता है मल्टीप्लाई कर दे सेम नंबर से, तो सेम नंबर से इसने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और इसको मैं और डायरेक्ट कैसे बोल सकता हूँ, 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, देखो इसको और बोल सकते थे, 7 का नेक्स्ट नंबर क्या, देखो थर्ड लॉजिक ना कहकर के सेम यही वाला है कि 7 का डायरेक्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56 होता है। 7 का अगला नंबर 8 और 7 से अगला 8 8 7 56, तो 9 का अगला 10 10 9 जा 90। आंसर जबकि नहीं मिला, मैंने कहा लॉजिक ये वाला ये बिल्कुल सेम आंसर देगा, लेकिन लॉजिक हमने कहा ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो 9 10 जा 90, आंसर नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन इससे हमारा आंसर आ चुका है, और अगर इससे आंसर आ चुका है तो हमारा आंसर 72 होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, और इस क्वेश्चन को देखो 37 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है भाई। 37 में कह रहा है कि 1937 से जो रिलेशन है, ऐसे ही 20 से, ये बहुत सिंपल है। ये सिंपल कैसे है, देखो 19 का अगर मल्टीप्लाई 2 किया जाए तो 38 होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है 37 लिखा है, तो -1 हो सकता है। ऐसे ही 26 का डबल किया जाए तो कितना होता है, 52 होता है, और एक कम किया जाए तो 51 आंसर ला सकते हैं, जो आंसर आसानी से देखो दिखता है, ठीक है। ये बहुत आसान था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जब हम रैंकिंग कराएंगे तो देखना कितने बच्चों ने क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, और बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब ये होता है ना पहली टाइप के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तुमसे अगर हम पूछते हैं, तब भी लड़कों ने लास्ट टाइम, और हर एक सेट में पूछा गया। मजे की बात थी, हर एक सेट में पूछा गया, जो भी शिफ्ट थी, जितनी भी शिफ्ट हुई, हर एक शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस डेटा चेंज किया गया। और मोस्टली जिनको आता था लॉजिक, पता था भाई, जिसने पढ़ रखा था उसने तो सही किया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया, वो रॉन्ग कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं, इसका आंसर तो आ चुका है 51, एंड देखो 38 नंबर क्वेश्चन, 169 का रिलेशन जो 13 से है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, तो 169 अगेन स्क्वायर की कहानी,
169 जो है ना वो 13 का स्क्वायर ही होता है, और 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? अगर याद होगा तो आसानी से हम कर लेंगे, तो 17 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे अगर हम बात करें तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर क्या होता है, ये तुम्हें सब याद होनी चाहिए। जैसे 361 हो जाएगा, ठीक है, 361 हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा 27 का कितना होता है, 27 का तुम्हारा हो जाएगा 500, सॉरी 500 कह रहे हैं, 700, गलत कर दिया मैंने, हाँ 719, ठीक है, एक बार मैं क्लियर कर दूं, हाँ देखो 719, देखो 7 7 जा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, तो 28, और हाँ 729, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, सही था, ठीक है 729। और इसके बाद 23 का तुम्हारा होता है 23 का होता है तुम्हारा 25, 340, 340 नहीं सॉरी 4 5 29, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 12, और 2 2 जा 4 एंड 529, सॉरी 529, 629 529। तो ये तुम्हें याद रखने स्क्वायर, तो ये याद रखने हैं, तो आंसर कितना आएगा इसका 17 आ गया। तो ये तुम्हें याद रखना, क्योंकि भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा लड़का तुम्हारे साथ बैठा एकदम तैयारी से आया होगा, और उसका सिलेक्शन तुम्हारे सिलेक्शन में डिफरेंस ये होगा कि वो 1 2 क्वेश्चन तुमसे ज़्यादा तेजी से टाइम बचाएगा और थोड़ा ज़्यादा तैयारी करके आया होगा। तो एक क्वेश्चन से भी बच्चे, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करने से बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो कितना तकलीफ, कितना दर्द, कितना दुख है ना। तो इस दुख दर्द को अगर नहीं सहना है तो अभी से एकदम दम लगा के, पूरी जी जान लगा के मेहनत करनी है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन में कितना बच्चे फंसे रहते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं। वो कैसे कि पता नहीं, कहेंगे सर क्या है क्या, जिनको समझ आ गया वो कहेंगे अरे सर इतना सिंपल क्वेश्चन, और सच में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 3 2 6 5 4 3 7 6, और ऐसे ही 4 6 7 3। तो इसका रिलेशन अगर देखें दोस्तों, तो 3 से 4 +1, 2 से 3 +1, 6 से 7 +1, 5 से 6 +1, कितना सिंपल था। ऐसे ही 4 का नेक्स्ट 5, 6 का नेक्स्ट 7, 7 का नेक्स्ट 8, और 3 का नेक्स्ट 4। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 5 7 8, 5 7 8 4, ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे दे दे कि 3 2 6 5, तो कल को हो सकता है वो क्वेश्चन में ऐसे लिख सकता है इसको 5 6 2 3, तो कंफ्यूज नहीं होना क्या आ गया 4 6 7 3। बस इसने क्या ना, इसको रिवर्स में लिख दिया, 3 को लास्ट में, 2 को और लास्ट से उल्टा लिख दिया है। तो ऐसे ही तुम 3 को पहले लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 6 लिखो, 4 लिखो, आंसर आ गया। ये सेकंड तरीका मैंने बता दिया कैसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकता है। अगला देखो, इसी के साथ में एक ये लॉजिक बता दिया, एक अगला देखो। अगला दे सकता है 3 2 6 5, एंड यहां पर कुछ और लिख देगा। हो सकता है यहां पर इनका डिफरेंस लिख दे, जैसे 33 लिख सकता है, ठीक है। तो कहेगा 46 और 73 ऐसे। अब ये 33 कैसे आ सकता है, चलो देखते हैं। हो सकता है इनका ना स्टार्टिंग 2 नंबर का ये लॉजिक है, एग्जाम के टाइम आ सकते हैं। 32 और 65 का डिफरेंस ना 33 होता है, ऐसे ही 46 और 73 का डिफरेंस क्या हो, तो 73 से अगर 46 माइनस किया जाए तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 227। तो आंसर तुम्हें 27 करना पड़ेगा। ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ क्या क्या एग्जाम के टाइम क्वेश्चन टिपिकल बनाएगा, इतना टिपिकल आएगा नहीं, मैं फिर भी तुमको बता दे रहा हूँ कि एग्जाम टाइम अगर आ जाता है तो ये लॉजिक तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। अगला देखो, अच्छा अब यहाँ तक तो ये थे नंबर वाले, और यहाँ से भी स्टार्ट होगा अल्फाबेट एनालॉजी, और अल्फाबेट एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्फाबेट एनालॉजी। इससे पहले लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जिसमें अल्फाबेट की पोजीशन तुम्हें याद होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ठीक है। कौन सी पोजीशन पर कौन सा लेटर आता है, जैसे हम यहीं पर बात करते जा रहे हैं इसी क्वेश्चन के लिए। तो पहले तो इन क्वेश्चन को देख लो, सेम क्वेश्चन कैसे कैसे पहले पूछे जा सकते हैं, इसी लेटर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं।
उसने पर्स को, देखो उसने पर्स को, हाँ देखो उसने पर्स को ना क्या लिखा है, यूपी एंड आर ई एस ये लिखा होगा। ऐसे ही रेजर को क्या लिखा जाएगा, रेजर को समझो। देखो पी यू को उसने क्या किया, रिवर्स में लिखा है, यू को इधर ले आया, पी को इधर लेके गया, और आर को अपनी जगह पर लिखा है, स्टेबल कर दिया। ऐसे ही एस को यहां, ई को यहां। लॉजिक समझ आया। उसने डायरेक्ट पर्स को क्या लिखा है, स्टार्टिंग के दो लेटर को रिवर्स आगे पीछे कर दिया, बीच वाले लेटर को नो चेंज, और फिर से इन दोनों को आपस में इंटरचेंज। तो ऐसे ही बीच वाले को तो पहले ना ही चेंज करो, जेड बीच में रहना चाहिए। तो इसके पास जेड, इसके पास चेंज हो गया, सबके सब गलत हैं, एक ही आंसर है, देखो जेड है इसके पास। अब ए और आर को, ए यहां और आर वहां पर, ए आर भी है, और इसको भी आर एंड ओ, तो आर क्या है, अजारो, आर क्या है, आजरो, जो भी वर्ड बन गया फिलहाल। तो हम ये समझेंगे कि लॉजिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, और अगर इसी क्वेश्चन को और तोड़ मड़ोड़ दे तो क्या क्या पूछ सकता है। जैसे पर्स को ये भी लिख सकता था वो, डायरेक्ट पर्स को पता क्या लिख देता, वो ये लिख देता पर्स को यहां पर ई एस आर यू पी। देखो देख के समझ आ गया होगा कि इसको पहले वाले लास्ट को पहले लिख दिया, ये वाला और ये, और इसके पहले फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमें रेजर का आंसर करना होता, और रेजर का आंसर करने के लिए पहले वाला लास्ट वाला पहले, सेकेंड वाला ओ, फिर यहां पर जेड एंड ए, और इसके बाद आर लिख देते, ठीक है। ये आंसर देखो आ जाता हमारा, ठीक है। ये लॉजिक मैंने अलग से बता दिया, क्लियर, ये लॉजिक मैंने अलग से बता दिया। और ये लेटर को चेंज करेगा, बाद में बहुत डिस्कस करेंगे कैसे कैसे, प्लस माइनस करेगा जब भी है ना। पहले यहां देखो, यहां से अगर देखा जाए तो एन है, देखो यहां लिखते हैं एन है, ई है, यू है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज तुम्हें बता ही देते हैं, अल्फाबेट की पोजीशन, अल्फाबेट की पोजीशन, ठीक है, अल्फाबेट पोजीशन। और ये 2 मिनट लगेगा बस, 5 मिनट मैक्सिमम, और याद हो जाएगा। अल्फाबेट में पोजीशन में अगर तुमने लेटर पढ़े होंगे तो 25 लेटर्स तुमने पढ़े हैं ना। ए से लेके जेड तक कितने, 26 लेटर होते हैं। हमने क्या 25 बोल दिया था क्या, 26, ठीक है। तो 26 लेटर में कौन सा लेटर कब आता है ये याद होना चाहिए। जैसे ए 1 पे आता है, सिंपल पता है सर, ये तो पहले पे आएगा। बी तुम्हारा सेकंड पे आएगा, ये भी बहुत सबको आसानी से पता है। हम सी की बात करें, ये भी स्टार्टिंग के लेटर हैं, डी तक तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता सकते हैं। और जेड भी तुमसे पूछे कौन से नंबर पे आएगा, वो सब लास्ट में आता है, 26 पे आता है। तो इन लेटर में किसी को कोई दिक्कत नहीं कि ए से अगर ए की पोजीशन पूछे कहोगे सर पहले पे आता है, बी कौन से आता है सेकंड नंबर पे आता है, सी कौन से आता है थर्ड पे आता है, डी कौन से आता है 4 पे आता है, और जेड कौन से नंबर पे आता है तो कहोगे सर 26 पे आता है। बहुत आसान है हमारे लिए। लेकिन इसके अलावा भी सर जो हैं उनको कैसे याद रखें जल्दी से, तो इसके लिए हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं। हेल्प के साथ फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी, हम हेल्प कर देंगे तरीका थोड़ी देर के लिए याद रखने का, फिर तो प्रैक्टिस से तुम्हें याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। देखो अगर हम ए से डी तक गए तो एक वर्ड याद रखना है, इजोटी। जिन बच्चों ने कभी पढ़ा होगा तो बिल्कुल पता होगा, इजोटी। और इजोटी में ना 5, ये कोई वर्ड का मतलब नहीं है, बस ये 5 की टेबल का काम करता है। देखो 5, 10, 15, 20 एंड 20, ये 5 की टेबल की तरह तुम्हें काम करके दे रही है, जिसमें हम आसानी से 5 की टेबल सबको आती है, तो इनको 5 लेटर को आसानी से याद रख सकते हैं। ई जोटी, तो ई जोटी में 5 लेटर है तुम्हारे पास। ई का मतलब 5 नंबर पे, जे तुम्हारा 10वें नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, और टी तुम्हारा 20 नंबर पर, और वाई 25 नंबर पर। तो ई जोटी, ठीक है, ई जोटी में 5, 10, 15, 20, 25, तो 5 लेटर ये याद हो जाएंगे, 5 लेटर ये आसानी से याद हो जाएंगे, 10 लेटर निपट गए। देखो ठीक है, ABCD और जेड तुम्हें याद है। बाकी जिनको नहीं भी याद हो तब तो एक लास्ट तरीका है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो जल्दी से लिख लिया ABCD और नंबरिंग कर ली। कर क्वेश्चन बहुत टफ आता है तब कभी जरूरत नहीं पड़ सकती, अगर टफ क्वेश्चन आता है तब जरूरत पड़ेगी इसकी, फिर भी मैं बता रहा हूँ पहले से ही। इसके बाद ई के बाद देखो एफ आता है,
अब मैं दो साइड से मैं बताता जा रहा हूँ, एफ की पोजीशन और दूसरे साइड से दूसरे की पोजीशन। एफ की पोजीशन और दूसरा इसके पैरेलल में पी, दो लेटर को एक साथ रिलेट करके समझा रहे हैं। एफ को हम ऐसे अगर डॉट डॉट बंद करें तो 6 की तरह दिख रहा है, और पी को उल्टा लिखें ये भी 6 की तरह दिखा, इसको पी को अगर उल्टा करते हैं, ठीक है, और एफ को मैंने डॉट अगर बंद कर दिया तो ये 6 की तरह दिख रहा है। बाकी एफ के लिए और सिंपल बता रहे हैं, तो पी को उल्टा किया अगर 6, तो हमने कहा 2 बार 6 और 1 बार जेड वाला 6, 3 टाइम्स 6 आता है, लेकिन जेड में 26 होता है, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब एफ और पी में पहले कौन आता है, एफ पहले आता है 6 हो जाएगा, तो ये वाला 16 हो जाएगा, ठीक है, बाद वाला। और एफ से ऐसे भी याद रख सकते हैं, एफ की राइमिंग देखो, एफ से बोलो फिक्स जिसकी राइमिंग क्या है 6, एफ से बोलो फिक्स उसकी पोजीशन 6, एफ से बोलो फिक्स उसकी पोजीशन 6, तो फिक्स एंड 6, फिक्स एंड 6 ऐसे याद रखना है। मैंने कहा ये लॉजिक है, थोड़ी देर के लिए है, बाकी मेहनत तुम्हें करनी है। एफ के बाद आएगा जी और दूसरी साइड आएगा क्यू, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक लेटर तुम्हें दिख रहा होगा ये 7, ठीक है, ये जी में 7 की तरह दिख रहा होगा तो इसको 7 बना देंगे, ये भी क्यू में 7 की तरह दिख रहा है 7 बना देंगे। लेकिन जी पहले आता है और क्यू बाद में आता है, तो जी 7 और क्यू 17, जी 7 और क्यू 17 याद रखना है, ठीक है, जी 7 क्यू 17, जी 20 जैसे हुआ था ऐसे जी 7 भी होता है, ठीक है, जिसमें कंट्री का ग्रुप जितना है वो 7 कंट्रीज का ग्रुप है, और क्यू 70। आगे एच चलते हैं और दूसरी तरफ आर चलते हैं। अगर एच को दोनों साइड से क्लोज किया जाए तो ये भी 8 की तरह दिख रहा है, और ये भी क्लोज हो जाए तो 8 की तरह दिख रहा है। लेकिन ये एच पहले आता है तो 8 हो जाएगा, लेकिन आर बाद में आता है तो 18 हो जाएगा, H8 R18, H8 R18। ऐसे ही तुम्हारा आई आएगा, और दूसरी तरफ आई के बाद क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। अगर आई को देखें तो हम लोग एक सेंटेंस बहुत अच्छे से बोलना जानते हैं, आई नो, हम तुम्हें जानते हैं, आई नो, और आई और इसको आई नो बोल दो, आई नो, या कर्सिव राइटिंग में आई को 9 की तरह बनाते हैं तो इसको 9 याद रखेंगे, आई नो, आई नो। और इसको भी अगर देखो ऐसे बंद किया जाए तो 9 की तरह दिख रहा है, नहीं तो इसको छोड़ दो, ऐसे ही 19 लिख दो, क्योंकि 9 हो गया तो 19 हो गया। और ये 19 कैसे याद रखना है, तो जे अभी मैंने पढ़ लिया था यहाँ पर, देखो जे पढ़ लिया, और ऐसे ही जे पर कर लिया है 10, और ऐसे ही तुमने टी कर लिया वहां पर 20 टेबल जो आ रही थी, ठीक है। तो मुझे याद रहेगा T20 जो टी या T20 क्रिकेट मैच याद रखो, तो T20, 20 से पहले क्या आता है, एस आता है, टी की पोजीशन अगर 20 है तो टी एस पहले आता है, एक कदम पहले है तो 19 हो जाएगा। T20 और टी से पहले एस आता है तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 8 लेटर ये हो गए तो 18 टोटल हो गए, ठीक है। आगे और चलते हैं, इसके बाद जे के बाद के आएगा, दूसरी तरफ यू आएगा। के की कितनी, के किंग्स 11 पंजाब किसी ने पढ़ा रखा हो यानी जान रखा हो कि किंग्स 11 पंजाब के नाम से कोई किंग्स 11 पंजाब एक टीम होती थी, नहीं तो छोड़ो। के, ये के की 2 मूछें हैं, और इन मूछ को अगर पकड़ के सीधा किया जाए तो ये सीधी लाइन हो गई, तो हम ये कहेंगे के 11 हो जाएगा, ठीक है। के क्या हो जाएगा, के 11th नंबर पे आ जाएगा। तो के की इस लाइन को अगर मैं सीधा कर दिया तो 11 हो गया। ऐसे ही 21, यू 21 कैसे याद रहेगा, मैंने अभी टी को हेल्प के लिए यूज करना है। टी से जस्ट पहले क्या आता है, एस आता है, टी के जस्ट बाद यू आता है, टी यू और टी से पहले एस, तो ये 19 और T20 और तुम्हारा ये 21, ठीक है। तो टी क्या हेल्प करेगा, 3 लेटर को एक साथ, टी अपना खुद, और टी से पहले वाला और टी के बाद वाला, T20 याद रखो, T20 और टी से पहला 19 जो एस आता है, और टी के जस्ट बाद वाला 21 यानी यू आता है। ये देखो एल है और ये देखो वी है। एल में कितनी लाइन कहोगे सर, 2 लाइन है। एल में कितनी लाइन, 1 लाइन और 2 लाइन, तो 2 लिख दो, 1 लाइन 2 लाइन तो 2 लिख दो। इस 1 लाइन और 2 लाइन में फर्क क्या है कि ये एल और वो, तो एल पहले आता है तो 1 बना दो, ये बाद में आता है तो 2 बना दो, तो ये 12 हो गया है 22। एल पहले आता है तो 1 बना दिया, एल बाद में आता है, वी बाद में आता है तो 2 पहले बना दिया, तो 12 और 20, 22, ठीक है। इससे बहुत सिंपल है ये वाले एम को याद रखना और डब्ल्यू को याद रखना। अगर देखें ये 3 की तरह दिख रहे हैं, ये दोनों 3 की तरह दिख रहे हैं, तो अगर 3 की तरह दिख रहे हैं तो हमने कहा दोनों के आगे 3 लिखो यहां, और 3 की तरह दिख रहे हैं, ये पहले आता है तो 13 बना दो, ये बाद में आता है तो 23 बना दो। एम पहले आता है 13 हो जाएगा, डब्ल्यू बाद में आता है 23 हो जाएगा, तो एम 13 डब्ल्यू 23। एम के बाद आता है तुम्हारा एन, और इधर आता है तुम्हारा एक्स। अच्छा, एन को 14, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि एम को आसान है याद रखना,
m किसकी कॉपी, 3 की तरह लगता है, 3 की तरह लगता है तो 3 मतलब 13, और 13 के बाद 14, 14 और m के बाद n आता है। और x को ऐसे भी याद रख सकते, नहीं तो x में देखो एक लाइन और दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, तो दो लिख दिया। कितने भाग में डिवाइड हो गई, 4 भागों में, एक लाइन दो लाइन और 1 2 3 4, 4 भाग में दिखने लगी। तो एक लाइन और दो लाइन, दो लाइनों ने आपस में जब क्रॉस किया तो उसमें 4 दिखने लगी, तो 24। तो ये एक तरीका है थोड़ी देर के लिए याद रखना, और इस पे तुम्हें मेहनत करनी है, प्रैक्टिस। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन ये बताया था, आप देखो ये क्वेश्चन दे रखा है NEUTSE, और इसके बाद दे रखा है G&G, इसका कोड ये है GGP, और साथ में UVW, और Z है, W है, U है, R है, S है, T। ठीक, पहला कंसेप्ट यहां से देखो, क्या ऐसा तो नहीं ये लेटर और ये लेटर बिल्कुल सेम है, कहोगे सर बिल्कुल सेम नहीं, इसके पास n है, उसके पास z है, बाकी तो कुछ लेटर सेम है, लेकिन अब उनके सामने लेटर लिखे हैं तो ऐसा नहीं कि उसके सामने वाले हो। तो n का अगर रिलेशन देखे तो 14, देखो अब इसके लिए अब समझ नहीं आएगा, कभी कभी हो सकता है ये ऐसे पलट करके लिख दिए गए हो सकता है ये पलट करके कुछ लिखेगा, हो सकता है कुछ और ही लॉजिक हो, तो देखते हैं भाई। तो इसके लिए हम नंबरिंग करें या तो, ठीक है, नंबरिंग करें, और नंबरिंग करके हो सकता कुछ जुगाड़ बन जाए। देखो जैसे ये 14 पर होता है, अभी जस्ट बताया, ये 5 पर होता है, U 21 पे होता है, T 20 पर होता है, S 19 पे होता है, E 5 पे होता है, G 7 पे होता है, G 7 पे होता है, P 16 पे आता है, ये 21 है, 22 है, 23, ठीक है। अब ये सर नंबरिंग का कैसे क्या रोल है, चलो देख लेते हैं इनका नंबरिंग का क्या रोल है। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं है ये तुम्हारे 5 और ये 5 और ये 14 को 16, 21 22, ये क्या हो रहा है लॉजिक। तो हमने कहा इस क्वेश्चन में टिपिकल, वैसे बहुत पहले ही क्वेश्चन ये आ गया, बाद में होना चाहिए था, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो हो सकता है ये ई को ना यहां पर जी लिखा गया हो, और इस ई को भी जी लिखा गया हो, और एन को ना ये पी लिखा गया हो, लेकिन दो जोड़ करके, और इस एस वाले में दो जोड़ दो तो 21 हो जाएंगे, 21 और 20 वाले में दो जोड़ दो तो 22 हो जाएंगे, और यू दो जोड़ दो तो 21 वाले में तो 23 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये 5 में दो जोड़ा 7, इस 5 में दो जोड़ा 7, 14 में दो जोड़ा 16, और 21 में 19 में दो जोड़ के 21, और 20 में दो जोड़ के 22, और 21 में दो जोड़ के 23। ये लेटर तो ऊट पटांग थे, पहले इसको अरेंज किया, बहुत पहले ही क्वेश्चन आ गया, ये बाद में आना चाहिए था, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख दी। तुमने कहा ये लॉजिक अगर इस पे मैंने चेक किया है तो इस पे चेक करेंगे, 26 है, 23 है, और 23 के बाद 21 हो जाएगा, फिर आर तुम्हारा 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले 18, सबसे पहले यहां पर ई छोटे वाले लेटर लिए गए, तो सबसे कम नंबर वाला यहां 18, 18 में अगर दो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20। टी से आंसर स्टार्ट होना चाहिए। सर टी से तो आंसर स्टार्ट ही नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करें, है ना। तो अब आंसर टी से नहीं स्टार्ट है, तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। इसमें पहले दो दो जोड़ दिया, तो ये बी आ गया, और ये तुम्हारा कितना, दो जोड़ के वाई आ गया, वाई वाले आंसर ही हैं एक बार, और ये तुम्हारा डब्ल्यू आ जाएगा, ये तुम्हारा टी आ जाएगा, और तुम्हारा ये 21 यू आ जाएगा, और ये V22, ठीक है। यानी कि +2 कर दिया, +2 कर दिया, +2 कर दिया, सब में जैसे यहाँ +2 हो रहा था। क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा सा, और मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन तुम्हारे सेट में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब ये जो ना 20 और 26 दो कितना होता है, 28, 28 में यानी कि बी, जेड के बाद दो स्टेप आगे जाओगे तो बी आएगा। अब इसके बाद टी होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले देखो, अब टी, अब इसको अरेंज करते हैं, तो बी पहले आ गया, फिर ये टी लिख दिया, फिर इसके बाद टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, फिर वी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर वाई आना चाहिए, इसको अरेंज कर दिया, तो बी टी देखो, यू आ गया, वी आ गया, डब्ल्यू आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड था, तुम्हारे उसमें नहीं होना चाहिए था सेट में, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया, अब आ गया तो, और मान लो एग्जाम टाइम आ जाता है तो तुमको भी आना चाहिए। इन लेटर की मैंने पोजीशन लिख दी थी +2 2 करके, और जो सबसे छोटा था यानी पहले +2 करके अरेंज कर देना था बाद में, तो ऐसे करना था, ठीक है, बात समझ आ रही। तो पहले +2 करके, फिर जो सबसे पहले आता है लेटर, सबसे छोटा लेटर, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके मैंने अरेंज कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है। और आगे चलते हैं,
और आगे यहां देखो, इस पे देखते हैं, देखो ए जेड डब्ल्यू और जी एफ और सी। तो इसमें हमें लॉजिक अगर निकालना है तो कैसे निकालें, और साथ के साथ यहां पर अप्लाई करना है एल एस एम, ठीक है, और एल एस एम के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखते हैं करेक्ट आंसर कैसे आएगा। तो ए से जी जाने के लिए, जेड से एफ आने के लिए, डब्ल्यू से सी, तो ए से जी कैसे जाएं, तो हमने कहा नंबरिंग कर दो, बहुत आसान है ये, 26 और 23 डब्ल्यू 3 की तरह ना, जी में 7 था, एफ को फिक्स 6 हो गया था, सी 3 होता है। 1 से 7 जाने के लिए 6 जोड़ दो, ठीक है, समझते जाना कितना, 26 में आगे 6 कदम जाओगे तो एफ मिलता है, यानी कि कहने का मतलब ए से शुरुआत होती है, जेड तक खत्म, फिर ए से शुरू होगा, बी सी डी एफ जाएंगे, तो यहां से एफ जाने के लिए 6 कदम आगे जाना है, पीछे आना भी होता है, आगे जाना भी होता है। तो ए से जेड खत्म होता है, फिर से ए स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फिर से ए स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं से 23 से 3, तो 23 का मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, मैंने कहा था ये खत्म होता है तो स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कदम की दूरी, तो 6 ऐड हो गया। ऐसे ही 12 होता है, ये 19 होता है, ये 13 होता है, 12 6 18, 18 अभी जस्ट मैंने कहा था याद रखना है, देखो आर 18 था ये वाला, तो आर 18 हो जाएगा, और इसमें 6 जोड़ दिया तो इसमें भी 6 जोड़ो, 25 25 वाई का बताया था तो वाई लिख दो, और 13 6 कितना 19 19 एस बताया था, टी से पहले आता है, तो आर वाई एस जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। यहां पर अगर ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो गया तो ऐसे देखो, ए जेड डब्ल्यू को डायरेक्ट वो ए से बी लिख सकता था, जेड के बाद यहाँ पर वो ए लिख सकता था, और डब्ल्यू के बाद एक्स लिख सकता था, तो हम डायरेक्ट एल एस एम को लिख देते हैं। एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, एम के बाद एन आता है, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब +6 हमने यहाँ क्वेश्चन में लिया है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, रिवर्स होगा, अभी अपनी साइड से बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं, पहले जो असाइनमेंट में है वो तो कर ही लेते हैं। इसके बाद इसको देखो, ये वाला और इसका कोड का रिलेशन क्या है, LARTBZ, इसको कैसे लिखा है, B लिखा है, L लिखा है, R लिखा है, और T लिखा है, A है और Z है, और हमें बताना किसका है, PARENF, ठीक है। अगर इसे लिखा जाए तो कैसे, तो L से, यानी ऐसा तो नहीं, देखो पहले लेटर सारे ऊपर वाले सेम है, B है T, हाँ, और L भी है, R भी है, Z भी है, और सब कुछ मिल गया है। तो अब ऐसा है कि ये वाला B यहाँ लिखा गया, स्टार्टिंग वाला यहाँ लिखा गया, ये पहला, या यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं इसको, देखो आसान बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 नंबर वाला पहले है, फिर 1 नंबर वाला पहले है, फिर 3 नंबर वाला है, फिर 4 नंबर वाला है, फिर 2 नंबर वाला है, फिर 6 नंबर वाला है। तो इनके लिए नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, पहले 5 नंबर वाला यानी एन से आंसर स्टार्ट होगा, फिर 1 नंबर वाला यानी पी हो जाएगा, फिर 3rd नंबर वाला यानी आर लिखेंगे, फिर 4th नंबर वाला यानी ई लिखेंगे, इसके बाद 2nd नंबर वाला ए लिखेंगे, और लास्ट वाला एफ लिखेंगे। तो NPREF ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें लेटर को एक्सचेंज कर देता है, आपस में एक दूसरे की जगह बैठा देता है, और आंसर हमें करना होता है, तो क्वेश्चन देख करके आंसर आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन देख करके ही तुरंत आंसर आ जाता है। अगला चलो देखो, रेमो को क्या लिख रहा है भाई, रेमो कोडेड एट SCPS, और ऐसे ही हमें बताना है VXM और J को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको लिखने के लिए R से S हो सकता प्लस लिखा गया हो, +1, A से C, देखो R के जस्ट बाद क्या आता है, S आता है, और A से B, B के बाद C आता है, 2 कदम जाना है, कितने कदम, 2 कदम, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P यानी 3 कदम, और यहां से कितना, O 15 4 19, 4 कदम आगे जाना, देखो O के बाद P Q R S, 4 कदम आगे जाना। तो पहले वाले में 1 कदम गए, दूसरे वाले लेटर में 3 कदम, 2 कदम, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4 कदम। तो ऐसे ही V के बाद क्या आता है, W आता है, X के बाद 2 कदम, चलो X के बाद Y और Z लिख दो,
एम में देखो +1 गए, +2 गए, +3 जाएंगे, तो +3 जाएंगे तो पी आ जाएगा, और +4 जाएंगे तो 14 यानी कि एन आ जाएगा। WZPN जो ऑप्शन नंबर सी, अच्छा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, इसको मैं सही कर दे रहा हूं। ये बी है और ये वाला जो है सी, ठीक है, ये वाला जो है वो सी। क्लियर? तो ये हमारा ऐसे आंसर दोस्तों निकाला। ठीक है, चलो चलते हैं आगे की और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे गॉट है, इस गॉट को कैसे लिखा गया भाई? GOAT गॉट, और इसको लिखने के लिए D और Q और Y और W। चलो अगला, तो टी दे रखा है और टी के बाद आर दे रखा है और आर के बाद ई और एस। चलो देखते हैं भाई, जी और जी से डी, जी तो 7 नंबर पे आता है, डी तुम्हारा 4 नंबर पे आता है, हो सकता है 3 कम लिखा गया। O15 ना इजोटी वाला ओ, और क्यू में 7 बताया था 17, तो हो सकता है यहां से ऐसे लिखने के लिए उसने 15 से 2 जोड़ करके 17 लिखा हो सकता है ऐसा। ए से वाई, ए 1 पर आता है, ये 25 पे आता है, तो कहो जोड़ो तो 24, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ए से अगर जाएं तो जेड, और जेड के बाद ABC होता है, और यहां पर वाई और जेड भी होता है। तो ए से वाई आने के लिए 1 कदम और 2 कदम पीछे आना है, तो 2 कदम पीछे चले जाएंगे, और टी से डब्ल्यू जाने के लिए 3 कदम आगे जाना है। तो पहले 3 कदम माइनस, फिर 2 कदम आगे, फिर 2 कदम पीछे, 3 कदम आगे। तो हम भी यही काम करेंगे, पहले 3 कदम पीछे आओ, 3 स्टेप पीछे आने का मतलब 20 में से 3 17, यानी क्यू आएगा। फिर आगे 2 कदम जाना था, तो 18, आर 18 होता है, +2 जोड़ दो तो कितना आएगा 20, 20 का मतलब टी होता है। फिर कितना कदम पीछे जाना है, तीसरे वाले में 2 कदम पीछे आने, 2 माइनस कर दो, ये 5 नंबर पे आता है, तो माइनस करो, सी आएगा, और ये 19 नंबर पे आता है। फिर कितना लास्ट वाले में क्या करना था, 3 जोड़ना था, 3 जोड़ दो, 22 होता है 19, तो 22 का मतलब वी बताया था, 2 लाइनें बाद में आता है, तो QTCV ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन ज्यादा टफ आता है तो ऐसे, नहीं तो 1-2 जोड़ना घटाना तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे टर्निप को देखो, टर्निप को अगर देखा जाए तो टी है, यू है, आर है, एन है, आई है और पी। तो लिखा क्या है, क्यू है, टी है और एस है, क्यू है, जे है, ओ है। इसमें आगे पीछे क्या हो रहा है दिमाग लगाते हैं। टी से क्यू आने के लिए 2 कदम पीछे, देखो टी से, सॉरी 3 कदम पीछे, देखो टी से 3 20 होता है टी, और क्यू 17 होता है, 3 माइनस हो रहा है, ये 21 होता है, ये 20 होता है, केवल 1 कदम पीछे आना है, हो सकता है यही हो। आर 18 होता है, एस 19 होता है, हो सकता है 1 कदम आगे इस बार कर दिया। एन तुम्हारा 14 होता है, क्यू तुम्हारा 17 हो सकता है 3 कदम आगे कर दिया हो इस बार। आई 9 होता है और जे तुम्हारा 10 होता है, हो सकता है 1 कदम आगे कर दिया हो। पी तुम्हारा 16 होता है, ओ 15 होता है, हो सकता है 1 कदम पीछे कर दिया हो। ये 1 + -3, ये क्या लॉजिक चल रहा है सेम, बिल्कुल मैंने कहा अगर ऐसा है तो हम सेम अप्लाई करके देखेंगे रेडिस के ऊपर, तो अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे हम। तो पहले वाले में क्या किया था, उसने 3 माइनस किया था, तो हमने कहा ये 18 है, 3 माइनस कर दो 15, ओ से आंसर स्टार्ट होना चाहिए, हमारा आंसर ही पहले लेटर से नहीं आया। हमने कहा बात बिगड़ गई, और बात बिगड़ गई तो क्या करें, हमने कहा छोड़ो आगे देखते हैं, लॉजिक पकड़ेंगे, कुछ तो निकलेगा ही। ठीक है, लॉजिक कुछ ना कुछ तो निकलेगा करेक्ट। चलो देखते हैं भाई, हमने कहा ये जो दे रखा था, ये क्यू था, टी था और एस था, क्यू था और जे था, ओ था। हो सकता है ये पी के बाद, देखो ये 17 है, ये 20 है, ठीक है, और ये 19 है, और ये तुम्हारा 17 है, और ये 10 है, और ये 16 17, ठीक है। हो सकता है ये क्रॉस व्रॉस कुछ खेल खेल रहा हो, हमने कहा खेलो खेल, हम भी पकड़ेंगे तुमको। 17 के बाद 18, 1 कदम आगे, 1 कदम आगे, 20 से 19, सॉरी 18 से 17 1 कदम पीछे,
एक कदम 20 से 19 एक कदम पीछे, और U से T एक कदम बैक। यहां P से Q एक कदम आगे, यहां पर I से J +1 और N से O +1। यानी इस वाले 3 में क्या किया है, इन 3 में ना किया क्या है कि एक एक ऊपर वाले को क्रॉस करके, देखो R को Q, T को S और U को T लिख दिया। यहां पर N को O, P को Q और I को J, तो हम 3 में तोड़ो। D से पहले C आता है, A से पहले Z आता है और R से जस्ट पहले Q आता है। H से पहले क्या आता है, H के बाद I आएगा, यहां +1 करना था, इसमें -1 करना था। और S के जस्ट बाद T आता है और I से जस्ट बाद J आता है। तो CZQ और ITJ जो ऑप्शन नंबर देखो C इस बार मिल गया। ये दिमाग लगाना होता है ऐसे, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसे रैंडम तब देता है जब एग्जाम को थोड़ा सा हार्ड बनाना होगा, और थोड़ा हार्ड बनाने के लिए सब करेगा नौटंकी। और इतनी चीजें तुम्हें अगर आ गई हैं तो कितना भी टफ, हमने कहा एक क्वेश्चन सिलेक्शन से बाहर करेगा। और ये क्वेश्चन अगर तुमने ऐसे तैयार कर रखे हैं, बाई चांस क्वेश्चन टफ दे दे तो तुम्हें अगर आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं, 4 क्वेश्चन तक और हैं, उस पर बात कर लेते हैं फिर क्लास को, क्योंकि हाँ टाइम समथिंग होने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखो इस सो को बहुत सिंपल लिख रखा है उसने। सो को क्या लिखा है, सो को उसने OHWHS लिखा हुआ है, बहुत आसान है। तो फाउल को क्या लिखा जाएगा, फाउल को तो देखो O और H को उठा, O एंड W को उठा के यहां रख दिया है, और SHN को उठा के डायरेक्ट नहीं लिखा है उसने। O को और H तो लिख दिया था उठा के डायरेक्ट, इसको ना यहां और इसको लास्ट में, इनको रिवर्स में, इसको उठा के डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट इसको U एंड UL लिख देंगे। लेकिन इसको लास्ट में, पहले वाले को लास्ट में और O को यहां, तो ULOF जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान, ये क्वेश्चन मोस्टली ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। एब्रप्ट को देखो क्या दे रखा है, एब्रप्ट को ABRUPT और P है, Z है, U है, Q है, U है और N है। हमें बताना किसका है, सडन का। सडन का अगर बताना है तो क्या लॉजिक है, ये लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। लॉजिक फाइंड कर लिया तो आंसर आ गया समझो। हो सकता है A से B लिखा गया हो +1, बहुत आसान है, हो सकता है। B से Z कैसे आएगा, तो हमने कहा A B ऐसे और फिर Z आता है, -2 लिखा गया हो, हमने कहा बात सही है, -2 भी हो सकता है। R से Q, R 18 और U कैसे आता है, हमने कहा +3, और ये लॉजिक मिल सकता है, +1 -2 +1 -2 +3, इस बार -4 हो रहा है क्या, देखते हैं। U 21 नंबर पे आता है, U 21 और Q 17 है तो -4 हो रहा है, बहुत सही। P 16 है और U 21 है, +5 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। T 20 है और N 14 है, -6 हो रहा है। पहले एक जोड़ा, फिर -2 -3 +3 -4 +5 -6, एक बार जोड़ रहा है एक बार माइनस कर रहा है, लेकिन इंक्रीज कर रहा है, +1 -2 +3 -4 ऐसे करके। तो हम पहले ही लॉजिक पकड़ लेंगे और आंसर निकालने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, सिंपल समझेंगे। A से B तो S से T आएगा, ये बात सही, तो ऑप्शन ये कट गई। S से क्या आएगा, T आएगा। हमने कहा ये T से N आने के लिए उसने क्या किया था, -6, तो हमने कहा माइनस करते हैं, यहां से 14 है, 14 से 6 माइनस कर दो तो क्या आएगा सर, यहां पर 8 का मतलब H आएगा, 8 बचेगा, H आएगा। तुमने कहा इसके पास T और H, T एंड H, दूसरा लेटर देखो S है, S है, तो यहां डायरेक्ट S लिख दो, कोई दिमाग नहीं लगाओ। वैसे 21 में 2 माइनस करोगे ऐसे ही आएगा। यहां A है और यहां G है, यही बात बन जाएगी, तो +3 करना है। यहाँ D4 होता है, 4 में 3 जोड़ो 7 आएगा, G आ जाता है, तो आंसर बाकी आगे सेम ही था, ये करेक्ट आंसर, यहीं से G मिल गया, ऑप्शन आ गया डेल्टा। ठीक है, ऐसे करना है, क्लियर, ऐसे करेक्ट आंसर निकाल। चलो अगले देखते हैं भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 49 देखो क्या दे रखा है, WU और जो भी दे रखा है WU और S का रिलेशन DFH से क्या है, जो रिलेशन MKI से हमें बताना है।
ठीक है। और ये लॉजिक निकालने के लिए यहाँ पर एक नई चीज बताने जा रहे हैं, अपोजिट लेटर। क्या होता है दोस्तों? अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर क्या होता है? ये अपोजिट लेटर का मतलब ए अगर स्टार्टिंग से पहला है तो लास्ट से जेड पहला होता है, ये अपोजिट होता है। यानी कि पहले और लास्ट, यानी हम तुमसे कहें हिंदी में तो पहला का तो कहोगे सर अंतिम, दूसरे का कहोगे तो लास्ट से दूसरा होगा, तो यही तो होगा। तो ए का जस्ट अपोजिट जेड होता है, बी का क्या होता है वाई होता है, सी का क्या होता है एक्स होता है, डी का क्या होता है डब्ल्यू होता है। ऐसे करते करते हम कितना याद रखें सर? ई का वी हो जाएगा। याद कैसे रखें? तो हमने कहा एक बात याद रखना, अपोजिट लेटर अगर निकालना है तो अपोजिट यहां लिख देते हैं, विपरीत वर्ण को निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए 27 से दिए गए वर्ण के क्रम को घटाएं। मैंने ज्यादा शुद्ध हिंदी लिख दी, वैसे समझो। समझना यह है कि जो दिया गया वर्ण, जैसे तुम्हारा ये W है, W का अपोजिट निकाला, W कितना है 23, तो 27 से माइनस करो, 27 से 23 माइनस करो, कितना आएगा 4, 4 का मतलब D, तो ये W का अपोजिट D लिखा है उसने। ऐसे ही U 21 पे होता है, 27 से 21 माइनस करो, कितना आता है 6, 6 मतलब F होता है, F देखो लिखा है उसने। ऐसे ही 27 से किसको माइनस करना है? ये 19, S 19 होता है, 19 माइनस करो 8 आता है, 8 का मतलब H होता है, देखो लिख दिया उसने H। तो ऐसे हम बता रहे हैं। तो M कितना 13, इसका विपरीत निकालना है तो 27 से 13 माइनस कर दो, 13 माइनस करोगे 14, 14 भी बताया था, M के जस्ट बाद N आता है, 14 वाला N हो गया। N से आंसर एक ही है केवल। एग्जाम के टाइम ये भी दिमाग लगाना है कि पहले लेटर से बात बन गई कि नहीं। कि मान लो 27 में के 11 है, 11 माइनस करोगे तो 16 आएगा, 16 मतलब P होता है, देखो P लिखा होगा यहाँ पर, P लिखा है NP। I 27 से I नो माइनस कर दो तो 18, और 18 मैंने बताया था R को मैंने ऐसे बंद करा दिया था, तो 18 R होता है, तो NPR आंसर देखो आ गया। ये विपरीत क्रम होता है, ऐसे निकालते हैं विपरीत। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 50 नंबर, इसका वो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्ट अगर देखें स्टार में, स्टार की अगर एस की बात अभी हम कर रहे थे, इस एस कौन सी पोजीशन पे आता है? कहोगे सर 19 नंबर पे आता है। टी कौन से नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। ए कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे आता है। आर 18 नंबर पे। नंबर वालों को देखो ऐसे ही लिख दो, तो देखो 19 है, 20 है, 1 है, 18 लिख दिया ना। तो ऐसे ही पार्क है, तो पार्क में ना, पार्क में सबके लेटर को लिख दो। तो पार्क देखो P16 पे आता है, A1 पे आता है, R18 पे आता है, K11 पे आता है, 16 1 18 11, 16 1 18 11, 16 1 18 11 आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इनकी पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो एनालॉजी के हर एक टाइप के दोस्तों मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लो, मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन हाँ, इन चीजों को बहुत अच्छे से मेहनत करके सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और अपनी साइड से प्रैक्टिस करनी है। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दें, हम उसका जवाब बहुत अच्छे से समझाएंगे, देंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़ें और टाइम से, जब भी क्लास होती है रेगुलर टाइम से आएँ, और बिल्कुल तुम्हारे ये कहते हैं ना सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छे से हम तैयारी करा ही रहे हैं, और तुम्हारा सिलेक्शन यानी तुम्हारा सपना पक्का पूरा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को भाई जय।